नमस्कार। अपनी संतान में रोचकता से जीवन मूल्यों को समझाने वाले पेरेंट्स, मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सभी व्यूअर्स का, लाइक करने वालों का, चैट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वालों का और अच्छे अच्छे कमेंट्स डालने वालों का, समस्याओं के समाधान की इच्छा करने वाले और साथ ही सुझाव देने वालों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही ऐसी विषम परिस्थितियों में भारत की के अंतर्गत भारत में छाई हुई ऐसी विषम परिस्थितियों में आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। आप हमें अपना ध्यान रखें अपने और ये सब आपको बताया ही जा रहा है कि आप मास्क लगाइए, कुछ दूरी रखिए और अपने कार्य को बहुत ही सजगता से संभल करके करिए। आइए अब हम बात करते हैं आज से ठीक 5 दिन पहले की, जब हमने आपसे आपसे परिवार के आपकी पेरेंटिंग के चौथे चौथे पार्ट की चौथे भाग की बात की थी। क्या एक्सेप्टेशंस, यानी हमें अनरियलिस्टिक अपने बच्चों से एक्सेप्टेशंस नहीं करनी चाहिए। उनके यूनिकनेस की हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हर बच्चा विभिन्न होता है, यूनिक होता है, उसके अंदर प्रतिभाओं की विभिन्नता होती है। कोई बच्चा स्पोर्टी होता है, कोई एकेडमिक होता है, तो कोई डांसर होता है, कोई अच्छा सिंगर होता है, कोई आर्टिस्टिक होता है, तो कोई स्लो लर्नर होता है, तो कोई बहुत ही हाइपर एक्टिव होता है। तो इस सबके अंदर एक एक अलग यूनिकनेस है। उस यूनिकनेस की हमें कभी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, उसको आदर करना चाहिए, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम इस बात के ऊपर पिछली बार बात कर रहे थे, क्योंकि यदि हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, बहुत अपनी अपनी अपेक्षाओं को उन पर लादते हैं, तो ध्यान रखिए, पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पहाड़ से जुड़ा है। पत्ता तभी तक सलामत है जब वो वृक्ष से जुड़ा है। कहते हैं ना, सोच कर कोई भी ताल्लुक तोड़ना, सोच कर कोई भी ताल्लुक तोड़ना, टूट कर पत्ता हरा होता नहीं, टूट कर पत्ता हरा होता नहीं। तो इसी तरह से जब इंसान अपने परिवार से जुड़ा हुआ है तभी तक वो सलामत है, सही सलामत उसकी स्थिति है, क्योंकि परिवार ही एक ऐसा है जो उसकी हर प्रकार की कमजोरियों को भी एक्सेप्ट करता है। तो परिवार से अलग होकर के हमें आज़ादी तो मिल जाती है, परंतु जो हम चाहते हैं वो संस्कार चले जाते हैं। तो इसीलिए उसकी प्रतिभाओं को ध्यान में रखकर, उसकी विशिष्टताओं को में रखकर, उसके अंतर्निहित गुण अवगुणों को ध्यान में रखकर भी हमें उसको उसके अनुरूप ही उसको ढालें, उसके अनुरूप ही उसकी नर्चरिंग करें, उसके अनुरूप ही उसकी पालना करें। यही हमारी 5 दिन पहले की आपसे बात थी। क्योंकि कहते हैं ना, जो वृक्ष सिंचा चाव से फल लगे उस भाव से। जिस वृक्ष को हमने बहुत प्यार से शौक से पाला है, उस पर उसी प्रकार के फल लगे करते हैं। तो इसी बात को हमने ध्यान में रखकर हमने आप में निहित जो पेरेंटिंग के गुण हैं, उन्हीं को अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की और उसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया, यानी एक्रोनिम बनाया। पी फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्लैमर, ए फॉर पी ए फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन या एसोसिएट विथ चिल्ड्रन, आर फॉर रिगार्ड्स, कैसे हम बच्चे के अंदर आपके प्रति सम्मान की भावना जगाएं और बच्चे के अंदर और आपके अंदर भी बच्चे के प्रति सम्मान की भावना जागे, इस पर हमने बात की। उसके बाद हमने बात की एक्सेप्टेशंस की, यानी अपेक्षाओं की, कि हमें बच्चों से अपेक्षाएं न करके उसको स्वीकृति का बोध कराना ही हमारी एक पेरेंटिंग का सबसे बड़ा गुण है।
अब होता क्या है, आज हम चलते हैं ई के बाद PAREN। एन का मतलब एन फॉर नरेटिंग स्टोरीज, यानी कहानियों को कहना। अब आप सोचेंगे ये तो ऐसी बड़ी बात नहीं है, पर आपको याद नहीं आ रहा कि आप कैसे दादी नानी की गोद में जाकर के उन कहानियों को बड़े हुए। उन कहानियों ने ही आपके व्यक्तित्व को मुखरित किया, स्पष्ट किया, बहुमुखी आयाम दिए। तो किस प्रकार से आप आज शायद सोचते होंगे, कैसे मैं दादी के पास बैठ कर के कहानी सुनाता था, दादी नानी मेरे को ये बताती थी, और वो जो चीज़ वो अंकित हो गई, जो कहानियाँ अंकित हो गई, आज तक आपके स्मरण शक्ति में बैठी हुई हैं। आपको उसको विस्मृत नहीं कर पाए, क्योंकि प्रारंभ में उसी के माध्यम से ही तो आपका व्यक्तित्व फला फूला, और उसी के माध्यम से आपकी के व्यक्तित्व बना। तो इसीलिए हर पेरेंट्स को, हर माता पिता को कहानीबाज और किस्सेबाज होना चाहिए। चाहे वो कहानी वातावरण से संबंधित हो, चाहे किस्से हों, चाहे वो उदाहरण हों, उनके माध्यम से हम बच्चों को बहुत ही सरलता से अपनी बातें समझा सकते हैं। जो हम चाहें वो हम कर सकते हैं। मुझे याद आता है, जब मैं तीस थर्ड या फोर्थ क्लास में होंगे, हमारे एक टीचर थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि देखिए, एक ही साहब थे, HE ही साहब थे। उनको क्या आदत थी, एक इधर मैट लगाकर बैठते थे, एक इधर मैट लगाकर बैठते थे, यानी दोनों तरफ चटाई लगाकर बैठते थे। और वो धीरे-धीरे इतने होशियार हो गए कि उन्होंने ICS परीक्षा पास कर ली, और ये हो गया मैथमेटिक्स। अब वो आज तक मैं शायद मैथमेटिक्स की स्पेलिंग कभी भूल ही नहीं पाई। कितनी सहजता से, सरलता से, अनायास ही उन्होंने हमारे मस्तिष्क में वो बात भर दी। तो वो एक कहानी थी, उद्धरण था, या कहिए किस्सा था, उस तरह, चाहे वो कल्पना का ही प्रतिरूप था, कल्पना ही थी, परंतु वो हमारे मन मस्तिष्क में आज तक बैठी गई। तो ऐसे ही कई सारी बातें होती हैं कि माता-पिता या बाहर का कोई व्यक्ति या शिक्षक कुछ ऐसे उदाहरणों को, कहानियों को बच्चे के मस्तिष्क में डाल देता है कि उसका पूरा व्यक्तित्व सुव्यवस्थित बन जाता है। अब जैसे ही हम, तो इसलिए हर माता-पिता को 200-250 कहानी तो आनी ही चाहिए कि किस टॉपिक पर, किस बात को समझाने के लिए वो उसमें कहानी डाल दे। कई बार तो ऐसा होता है कि मैथ और साइंस जैसे दुरूह विषय जो होते हैं, उनमें भी कहानियाँ डाल के पिरो दी जाती हैं, और उस कहानी के माध्यम से हम उसको एडजस्ट कर पाते हैं, उसको अपने में तादाद में स्थापित कर पाते हैं, और वो विषय हमें दुरूह की जगह सरल लगने लगता है। यानी हम विरल से सरलता की ओर, सरलता से विरलता की ओर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि ये जब वो कह, जैसे हम माँ बाप कहते हैं ना, वंस अपॉन ए टाइम, या एक समय की बात है, एक राजा था, एक किसान वहां जा रहा था, एकदम हमारे कान खड़े हो जाते हैं। बच्चों के तो खड़े होते हैं, बड़ों के भी कान खड़े होते हैं। कहानी किस्सों से सभी को प्यार होता है। जब हम कहानी किस्सों से शुरू करते हैं बात, तो हम क्या करते हैं, बच्चे के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं। बच्चे के साथ एक हमारा संबंध स्थापित हो जाता है, हम एक कनेक्ट हो जाते हैं भली प्रकार, और बच्चा हमको अपना सा महसूस करने लगता है। जब बच्चा हमें अपना सा महसूस करने लगता है, तो वो सारे सुझाव, सारी बातें हमसे शेयर करने लगता है, हमसे सुझाव लेने लगता है, अपनी बातें शेयर करने लगता है, और वो आराम से उसमें तल्लीनता से हमारी बातों को सुनने लगता है। तो कहानी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो क्योंकि जब हम कहानी करते हैं, तो हम उससे बहुत अच्छी तरह से तादाद में स्थापित कर लेते हैं। बच्चे और हमारे मध्य कोई भी दीवार नहीं होती। हम उसके साथ एक दूसरे के प्रति अच्छी प्रकार से बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो कहते हैं ना, जितना अपनाओगे उतनी ही निखर जाएगी ज़िंदगी, जितना अपनाओगे उतनी ही निखर जाएगी ज़िंदगी, ज़िंदगी ख्वाब नहीं है कि बिखर जाएगी। अगर आप ज़िंदगी को इस तरह से देखोगे, जितना उनको अपनाने की कोशिश करोगे, उतना ही वो आपके साथ आते चले जाएँगे, निखरते चले जाएँगे। अगर हम उसको ख्वाब की तरह, अरे ये तो हमारी पकड़ में नहीं आएगा, ये बच्चा हमारी पकड़ से दूर है, तो क्या होगा कि वो ख्वाब नहीं है कि वो एकदम बिखर जाएँगे, बल्कि वो आपसे समीपता चाहेंगे, और आपके साथ-साथ
आपके साथ-साथ जुड़ेंगे, किसके माध्यम से? कहानियों के माध्यम से। यानी कि आप बहुत अच्छे किस्सेबाज़ हैं, आप बहुत अच्छे कहानीबाज़ हैं। आपके घर कोई व्यक्ति मिलता है या आप किसी के साथ मिलते हैं, कई बार लोग इस तरह के उद्धरण देकर अपनी बात को इस ढंग से रखते हैं कि आप उसकी बात को बड़े रोचकता से सुनते चले जाते हैं। बाद में कहते हैं, "अरे भई, आदमी तो बड़ा कमाल का था। अरे! किस तरह से बात करता था, किस तरह से उसने उद्धरण दिए और उस बात को बिल्कुल अपनी बात को बिल्कुल वहाँ हमारे दिमाग में वहाँ तक पहुँचा गया। तो यानी जो बात वो कहना चाहता था उसने कहानियों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से आपके दिमाग में बैठा दी। तो जब आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है, तो बच्चा कैसे आपसे दूर होगा? वो तो कहेगा मेरे पापा से अच्छा तो कोई पापा नहीं, मेरी मम्मा से अच्छा कोई मम्मा नहीं है। अब देखिए ये कहते हैं ना कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, ये बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं। पेरेंटिंग का सबसे बड़ा वो गुण यही है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। शिक्षक तो बाद में आता है। मैं मानूँगी कि शिक्षक का बहुत बड़ा हाथ होता है, परंतु उससे भी बड़ा हाथ माता और पिता का है और पिता से भी अधिक माँ का है। माँ तो कई बार कहानी किस्सों के चक्कर में उसको खाना भी खिलाती चली जाती है। उसको पता ही नहीं लगता बच्चे को कि मैं तो तन और मन दोनों से स्वस्थ करती चली जा रही है और उसके विकास हेतु वो तरह-तरह की कहानियों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से उसका विकास करती चली जाती है। उसके अंदर तो इसमें उसके तन और मन के विकास में आपकी तो बहुत बड़ी भूमिका है। आप माता और पिता यानी अभिभावक की सबसे बड़ी भूमिका होती है और ज़्यादातर हम लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जो उद्धरणों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, अपने किस्सों के माध्यम से हमें वो एक जो बात का मर्म समझा पाते हैं। क्योंकि उससे उसमें सजीवता आती है, एक यथार्थ का एक अच्छी सी उम, अच्छी तरह से हमारे अंदर उपलब्धता आती है, हम उसको उपलब्ध कर पाते हैं। उस विषय की उपलब्धता हमारे अंदर समाहित हो जाती है। तो कहानीकार क्या करता है? कहानीकार भी घनीभूत जीवन दृश्य का अंकन करता है, जो आपके सारे समाज का जो दृश्य है, समाज का, फीलिंग्स का, सबका एक ऐसा दृश्य का अंकन कर देता है अर्थात एक जीवन के खंड का जीवन के स्थिति का जीवन के एक रूप का चित्रण भली भांति किसी के सामने कर देता है और उससे क्या होता है कि वो जो सजीवता हमारे अंदर बनी आती है वो हमें सजीव सा प्रतीत होता चला जाता है। कहानीकार का जो मर्म है मतलब उसका जो इच्छा है, कहानीकार की जो मर्म माने हृदय की जो भावनाएँ हैं की जो भावनाएँ हैं, वो जीवन के किसी मार्मिक क्षण में जिस समय उसने उसको फ़ील किया होगा, एहसास किया होगा, उस समय कहानीकार उस मार्मिक क्षण में संवेदित होकर के उसे कलात्मक व रोचक ढंग से रूपायित कर देता है आपके सामने और जब हम उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, तो हमारे अंदर वैसी की वैसी फ़ीलिंग आती है और हम उस कहानीकार के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं और वही छोटी-छोटी सी कहानियाँ जब आप अपने बच्चों को उद्धरण के माध्यम से समझाते हैं, तो वो बच्चा अनायास ही उनको एक्सेप्ट करता चला जाता है, उनको स्वीकृति करता चला जाता है और अपने चरित्र का निर्माण करता चला जाता है और साथ-साथ उसमें एक प्रसादन का भी भाव होता है। प्रसाद माने प्रसन्नता, जो भगवान का प्रसाद होता है वो भी तो देखा जाए एक प्रकार का हमें प्रसन्न ईश्वर की प्रसन्नता ही तो हमें मिलती है। तो वो जो प्रसादन का भाव है, वो बच्चे के अंदर कई प्रकार की अनुभूतियाँ पैदा कर देता है। आह्लाद की, रोमांच की, वीरता की, इस तरह की अनुभूतियाँ हमारे अंदर हमारे बच्चे के अंदर दृढ़ होती चली जाती हैं। अब आप एक चीज़ सोचेंगे कि जो है ब्रह्मांड का एक कोना है। ब्रह्मांड का एक कोना है जिसे निश्चित तौर पर हम सुधार सकते हैं और वो कौन है? आप। यानी आपके अंदर वो कौशल होना चाहिए, आपके अंदर वो तरीका होना चाहिए जिसके माध्यम से आप बच्चे के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं, बातें कर पाते हैं, तो वो बच्चे के अंदर उसी प्रकार का जैसा आप चाहते हैं वैसा ही चरित्र निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि कहानियाँ
आपके जो सहज भाव से शिक्षा में सहायक होती हैं। बड़ी सहजता से वो आपकी शिक्षा में सहायक हो जाती हैं। समाज की आवश्यकता को बता जाती हैं कि समाज आपसे क्या-क्या अपेक्षा करता है, समाज की आवश्यकताएँ क्या है जिसके अनुरूप आपको निर्मित होना है, और साथ-साथ स्वस्थ नागरिकता का भी रोपण कर देती हैं। आपको शायद याद होगा कि गांधी जी को सत्यवादी कहते हैं। तो गांधी जी सत्यवादी कब बने? इससे पहले तो वो भी एक सामान्य थे। जब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी तो उन्हें सत्यवादिता पर दृढ़ शुरू हो गए। और ऐसे ही जब आप देखेंगे कि श्रवण कुमार की कहानी जब बच्चे के अंदर सुनाते को बताते हैं तो उसके अंदर अनायास ही मातृ पितृभक्ति का भाव आने लगता है, और वो सोचता है उसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं, मैं भी अपने माता पिता का इतना ध्यान रखूंगा, इसी तरह से मैं उसका करूंगा। और ऐसे ही हम हमारी जो कहानी है उसका प्रमुख उद्देश्य जिज्ञासा पूर्ति का माध्यम भी होना चाहिए। बच्चा तो छोटा है, उसके अंदर बाल सुलभ जिज्ञासाएं होती चली जाती हैं, प्रकृति के विषय में, वातावरण के विषय में, भावनाओं के विषय में, और समाज की व्यवस्था के विषय में, सबके प्रति जिज्ञासाएं होती हैं। तो हम कहानियों खाद की आवश्यकता होती है, कोई अपने आप भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से हमें पौध की एक सुव्यवस्था बनाने के लिए, एक उसके लिए वातावरण की व्यवस्था बनाने के लिए हमें आपको भी उसको उसी प्रकार की कहानियों का चयन करना पड़ेगा। और जब कहानियों का चयन करेंगे तो क्या है कि वो उसी के अनुरूप अपने को बनाना शुरू कर देगा। और जब इस बात को हमें बहुत भली प्रकार से स्वीकार करना चाहिए कि हम कहानियों के माध्यम से उसे कौन सी सुविधाएं प्रदान करें, किस प्रकार से उसको एक सुदृढ़ वृक्ष के रूप में, किस प्रकार की हम सुविधाएं, किस प्रकार की पालना में, हम अपनी पालना में किन किन बातों को डालें, किस प्रकार से हम करें जिससे कि एक सुदृढ़ वृक्ष का निर्माण हो सके। जब वो सुदृढ़ वृक्ष बन जाएगा तो अपने आप ही सहज रूप से वो वृक्ष जो है एक स्वस्थ फलों को देने योग्य हो जाएगा। तो किसके माध्यम से हमने किया कि कल्पनाओं के माध्यम से। आप देखो जो है आविष कोई भी इतने सारे आविष्कार हुए, तो उन सब के लिए किसकी आवश्यकता हुई? कल्पना की। क्योंकि कल्पना के माध्यम से ही हम आविष्कार को पैदा करते हैं। जैसे कि कोई असुविधा हमें लगती है तो हम सोचते हैं ये होना चाहिए। जैसे राइट ब्रदर्स थे, राइट ब्रदर्स ने चिड़ियों को देखा, एक कल्पना की, जब चिड़िया पक्षी जो है पंख को करके उड़ जाते हैं, हम कैसे नहीं उड़ सकते? और उन्होंने कोशिश की। प्रारंभिक रूप से तो राइट ब्रदर्स ही हवाई जहाज के अन्वेषक रहे, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कितने प्रयास किए, कितने, चाहे वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, पर उनका जो कदम था वो आविष्कार का जो कदम था तो उनकी कल्पना के माध्यम से ही आया। और आज आप देखिए कितनी बड़ी सुविधा हमें हो गई। तो इसी तरह जब हम कल्पना को रंग देते हैं, कल्पना के माध्यम से बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। और कल्पनाएं किसके माध्यम से आती हैं? कहानियों के माध्यम से। कहानियां बच्चे के अंदर कल्पना का विकास करती हैं और कल्पना ही रचना का विकास करती चली जाती है। जब हम रचनात्मक रूप लेते चले जाते हैं तो हमारा कार्य बहुत ही, जो कहानी के माध्यम से किया हुआ हमारी रचनाएं हैं, बहुत ही सफलीभूत होती चली जाती हैं। और जब अ, और वो जो है हमें एक समाजोपयोगी हो जाती हैं, परिपूर्णता के, हमारी आवश्यकता को परिपूर्णता तक लेती चली जाती हैं। कहते हैं ना, आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमी जरूरी है। जब हम यथार्थ के सपनों को यथार्थ के धरातल पर क्रियान्वित करते हैं तो वो वास्तव में एक सुंदर संरचना, एक अच्छी संरचना के रूप में, एक अच्छी सृष्टि के रूप में विनिर्मित हो जाती है। जब वो विनिर्मित हो जाती है तो समाज के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो हम जरा सी बातों से, सिर्फ एक अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने उदाहरणों के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि कल्पनाओं का चित्रण कर ही यथार्थ को आकार मिलता है।
यथार्थ रूप में जो आकार होता है कल्पनाओं के चित्रण से। और कल्पनाएँ क्या होती हैं? अब कई लोग कहते हैं, "अरे! कहानी किस्सेबाज़ियों से को छोड़, इससे थोड़ी कुछ होता है, काम करो, काम करो।" अरे! काम तो जब करेंगे जब है इनका भी आता है कि ये कलाम साहब ने भी एक बार कहा था, एक बार क्या इनका ये बहुत बड़ा है कि सपनों को सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। सपनों को ज़रूर देखना चाहिए कि क्योंकि सपनों के माध्यम से ही हम कार्य कर पाते हैं। कौन कहता है कि सपनों की, ये शायद बच्चन जी की कविता है, कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपने समय अपनी उम्र में। तू तू मत तू तो कहीं ऐसा मत कर, तू सपनों को, पर सपनों को, इससे आगे की पंक्ति बहुत ज़्यादा है, बड़ी हो जाती है कविता, पर उसको मैं ज़्यादा उद्धृत नहीं करूँगी। तो ये है कि सपनों को देखो, परंतु अपने पैरों को ज़मीन पर रखो। जब सपनों को देखकर आप ज़मीन पर, यथार्थ की धरती पर अपने कार्यों को क्रियान्वित करो। और वो किसके माध्यम से करेंगे? माता-पिता अपनी कहानियों, उद्धरणों, अपनी आत्मकथा के माध्यम से करेंगे। क्योंकि आत्मकथा जो है, अपने आत्मकथा को भी, अपनी कहानियों को, बच्चों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है। मेरे पापा कैसे होते थे? मेरी मम्मी क्या करती थी? तो जब हम अपनी आत्मकथा को, बहुत ही सुखद क्षणों को बच्चों के साथ बाँटते हैं, बच्चों के साथ कहते हैं, तो बच्चों के अंदर उसी तरह के कि अरे! मेरे पिताजी भी ऐसे करते थे, मेरे पापा ऐसे करते थे, मेरी मम्मी ऐसे करती थी, तो मैं तो करूँगा, मैं तो उससे आगे ही बढ़ूँगा। तो उस आपकी बताई हुई घटनाओं को, आपके बताए हुए कहानियों को, पर कई-कई जगह जहाँ पर आपसे गलतियाँ हुई और आपने उसको कैसे सुधारा, उन क्षणों को भी बच्चों के साथ आपको, बच्चों को उसका भागीदार बनाना चाहिए कहानियों के माध्यम से, अपनी घटनाओं के माध्यम से। तो उससे क्या है कि बच्चा जो है उस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाता है। अब क्या है, कई बार हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे को एहसास ही ना हो कि वो पढ़ाई के बंधन से, ऐसा एहसास हो पढ़ाई के बंधन से मुक्त है, और उसको हम इस तरह कहानियों से ही उन बातों को बताते चले जाएं। और बच्चे, क्योंकि बच्चा तो चाहता है खेल, मनोरंजन चाहता है। हमारी आइडिया रिव्यू की जो टीम है, वो उसने भी इस तरह के अनेकों आइडिया सेलेक्ट किए, जिसमें कि बच्चा खेल के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से उन बातों से शिक्षा शिक्षा प्राप्त करता चला गया है। क्योंकि कहते हैं ना, विवाद अनेक कर सकते हैं, पर वार्तालाप अनेक नहीं कर सकते। कि विवाद झगड़ा तो हर कोई है, ये मेरा है, ये तेरा है, तू इसको ले, उसको कर। परंतु वार्तालाप हर किसी के बस की नहीं होता। वार्तालाप में समझदारी चाहिए, सहजता चाहिए और व्यवस्था चाहिए। तो क्या है, अब ये एक तरह का कहानी भी क्या हो गई, एक वार्तालाप ही तो हो गए। जब हम बच्चों के साथ वार्तालाप करते हैं, कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से, उद्धरणों के माध्यम से, आत्मकथा के माध्यम से जब हम वार्तालाप करते हैं, तो हम बच्चे के अंदर वो बीजारोपण करते हैं जो कि हम उनसे चाहते हैं। उन इच्छाओं का, उन कामनाओं का बीजारोपण करते हैं जिसको कि हम चाहते हैं। अब मैंने एक बार आपको बताया था कि केवल हम अपने बच्चे को एक 24 घंटे से में केवल 9 मिनट ही दे दें, तो 23 घंटा 51 मिनट वो आपका ही बना रहेगा। उसी में से सोचिए, एक बार तो दिन में सुबह जब बच्चा उठता है, तो 3 मिनट हम उसके साथ बहुत ही प्यार से बात करें, उसको जादू की झप्पी दें, उसके साथ उसको प्रकृति का दर्शन कराएँ और उसको आगे बढ़ाएँ। एक डिनर या लंच के टाइम का 1-3 मिनट आप उसको दें, परंतु जो आखिर में आपके 3 मिनट हैं, जो देने वाले हैं, वो है रात्रि में शयन के समय। जब हम बच्चे को रात में सुलाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसके वो अगर हमारी गोद में लेटा हुआ है, चाहे माता है की या पिता की या दादी की या नानी की, तो उसके बालों में हाथ फेरते रहें। उसके कमर पर जो उसकी मेरुदंड है यानी स्पाइन है, उसको बहुत ही प्यार से सहलाते रहें। उसको एक संवेदनशील बनाते हुए उसको तरह-तरह की कहानियाँ सुनाते रहें। जब बच्चा धीरे से सो जाए, तो वो उन कल्पनाओं में, उन वास्तविकताओं में जो वो इच्छाएँ आप बनाना चाहते हैं, उसके माध्यम से वो अपने अंदर उस फीलिंग्स को
बढ़ाता रहेगा और रात में सोते जब उसके अचेतन मस्तिष्क में वो धीरे-धीरे बातें घर करती चली जाएँगी, और जब वो घर करती चली जाएँगी, तो उसके साथ-साथ वो उनके साथ ही सुबह को उठेगा और तदनुरूप स्वयं को बनाने की चेष्टा करेगा। हर बच्चा चाहता है कि मैं जो हूँ कहानी सुनूँ। कहानी सुनते हुए, और जब क्योंकि इतना सारा ज्ञान उसमें है, उसकी जिज्ञासाएँ हैं, तो कहानी के माध्यम से आप जब उसे सुना रहे हैं, तो वो बहुत ही तल्लीनता से उसको सुनता है। वो उसमें तल्लीन माने उसके अंदर डूबा हुआ होता है। और उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का उससे समाधान हो रहा है। देखिए 9 चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हैं, जो 9 बातें जो हर व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाती हैं। अब सबसे पहली बात है ध्यान से सुनना। जब हम किसी बात को ध्यान से सुनते हैं, तो हम तदनुरूप कार्य कर सकते हैं, और कहानियों में रोचकता होती है। जब रोचकता होती है तो बच्चा उसको बहुत ही ध्यान से सुनता है। जब उसको ध्यान से सुनता है तो उसके बाद उसके अंदर मनन करने की क्षमता अपने आप आ जाती है, और वो उसमें तल्लीन है। तो तल्लीन हो जाता है, और अपने काम को जब करता है तो उसके अंदर एकाग्रता की शक्ति बढ़ती चली जाती है। दूसरी बात है कॉन्फिडेंस में रहना। दूसरी बात क्या है कि कॉन्फिडेंस में बच्चे हम कब नहीं होते, जब हमें विस्तार से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जब हम अज्ञानी होते हैं तो हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है। जब हमें ज्ञान मिला है, किसके माध्यम से मिला? कहानियों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से। जब हमें वो ज्ञान मिला तो हम अपने आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। तो दूसरी शक्ति हमने उसके अंदर क्या पैदा कर दी? कॉन्फिडेंस की। और तीसरा गुण क्या है? हर पल को जीना। जब हम बच्चा बच्चे को कहानी सुना रहे होते हैं, तो बच्चा उसमें तल्लीन होता है, डूबा हुआ होता है, तन्मय होकर के उन बातों को सुनता है, तो वो वर्तमान में जी रहा होता है, क्योंकि आपका और उसका बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा होता है। जब उसके अंदर कनेक्शन बना होता है, तो पूरी तरह वो उस प्रेजेंट में जी रहा होता है। कभी-कभी बच्चों को पता ही नहीं लगता कि आगे पीछे क्या हो रहा है, वो एकदम ऐसे करके सुनते रहते हैं, आँखों बिल्कुल ऐसे करके कि उनको पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। तो वो वर्तमान में हर पल को उससे जीने रहता है। चौथा है कि खुद से ईमानदार रहना। जब वो बच्चा उन बातों को सुनता है, जैसी भावना आपने कहानियों के माध्यम से डाली है, तो वो स्वयं में ईमानदार होगा, और जब वो ईमानदार होगा, तो अपने कार्य को भली-भाँति आराम से करेगा, क्योंकि वो एक स्वस्थ होगा। अपराधी प्रवृत्ति जो है, जब आदमी अंदर से तो जानता है मैं गलती कर रहा हूँ, पर ऊपर से शो करता है, ऊपर से चाहे दिखाता रहे। परंतु जब व्यक्ति खुद से ईमानदार होता है, तो वो सारे संसार से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि जब वो सारे संसार से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो उस लड़ाई में उस उसमें वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाता, और जब वो स्वस्थ नहीं रह पाता, तो वो अपने कार्यों को भली भांति नहीं कर सकता है। और जब वो भली-भाँति नहीं कर सकता, तो उसके साथ ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है कि वो जब अपने आप से ईमानदार नहीं है, तो वो भली प्रकार से कोई कार्य नहीं कर सकता। इसलिए कहानियों के माध्यम से हम बच्चे को ईमानदार भी बना देते हैं, और हर काम में धैर्य रखना। हैं? एक 5वां पॉइंट आ जाता है, हर काम में धैर्य रखना। अब धैर्य भी हम कैसे सिखा सकते हैं? कहानियों के माध्यम से। एक हमारे यहाँ आइडिया होता है अधूरी कहानी। अधूरी कहानी में क्या होता है कि बच्चे को कहानी सुनाई, और जब ऐसा पीक आया जिसमें जिज्ञासा प्रबल हो गई, उस समय ही कहानी को छोड़ दिया जाता है। या तो उससे ये कहा जाता है कि इस कहानी को तू पूरी कर, या फिर कल सुनाएँगे। जब कल सुनाएँगे या पूरी कर, तो बच्चे की रचनात्मकता बढ़ती चले, उसकी मानसिक रचनात्मकता बढ़ती चली जाती है, और उसके अंदर जब नहीं होता, तो उसके अंदर धैर्य भी बना रहता है कि कल इस समय फिर मुझे ये कहानी बनी जाएगी। तो हमने धैर्य के बीज का आरोपण भी कहानी के माध्यम से कर दिया। अब जब धैर्य के आरोपण कब कर दिया, जो कि हम आपको बता रहे थे कि पौधों को बो करके, पौधों के बीजों का रोपण करके, पुष्प पौधों को पल्लवित पुष्पित होते हुए हम उसके अंदर धैर्य को पैदा कर रहे हैं, वो हमने कहानियों के माध्यम से उसके अंदर धैर्य बना दिया। और और एक उसके बाद का जो पॉइंट आता है, हर किसी से बातचीत करना, क्योंकि बच्चे बहुत शाय कई बच्चे बहुत शाई नेचर के होते हैं।
कई बच्चे दूसरों के पोडियम शाई होते हैं, कुछ लोग मंच पर जाने में हिचकते हैं, कुछ लोग हैं जब हम कहानी में के माध्यम से अपने चरित्र का निर्माण करते होते हैं, तो हम रचनात्मक रूप से सजीव रहते हैं। जब रचनात्मक रूप से सजीव रहते हैं, तो हमको संकोच नाम की जो संकोच है, भय है, वो हमसे अपने आप विलुप्त होने लगती है और हम अपने आप अपनी अपनी अभिव्यक्ति को मुखर बनाने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति को सबके सामने स्पष्ट करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो हम हर किसी से बातचीत कर पाते हैं। बातचीत कर पाते हैं, मंच पर जाकर अपनी अभिव्यक्ति को दे पाते हैं। तो उसके माध्यम से हमने क्या, कहानी के माध्यम से बच्चे को बहिर्मुखी भी बना दिया। अंतर्मुखी तो वो एहसास करके संवेदनशील होने पर कहानियों के माध्यम से संवेदनशील बना, परंतु हमने उसको का व्यक्तित्व बहिर्मुखी भी किसके माध्यम से बना दिया? कहानी उद्धरण और आत्मकथा और किस्सों के माध्यम से हमने उसको बना दिया। और फिर हमने टाइम मैनेजमेंट करना। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण वो गुण है, एक क्वालिटी है जो जिससे कि वो बढ़ता है, तो उसको हमने टाइम मैनेज है। जैसे कि अब आपने कहा रात को सोते समय कहानी बनाएंगे। पहले लोग कहा करते थे, अरे नहीं दिन में कहानी नहीं सुनाते, मामा रास्ता भूल जाता है। ये सब उस समय की बातें थी कि जो है दादी नानी कहा करती थी, नहीं नहीं दिन में कहानी नहीं सुनाते, रात को ही सुनाऊंगी, क्योंकि दिन में मामा रास्ता भूल जाता है। एक ये तो एक बात हो गई, परंतु आपने क्या किया, रात में कहानी सुनाने का एक टाइम उसके साथ मैनेज कर लिया। जब वो आपने टाइम मैनेज कर लिया, तो बच्चे के अंदर भी टाइम मैनेजमेंट के का तरीका आ गया और वो सोने के लिए ये कि अब सोने का समय हो गया, अब दादी मम्मी पापा कोई भी हमको कहानी सुनाएगा, और उसके साथ जो है उसके मैनेजमेंट का तरीका आ गया। और उसके साथ साथ वो खुद में होशियार, खुद से शिकायत करना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसको खुद से वो इतना रचनात्मक, उसका मस्तिष्क इतना रचनात्मक हो जाता है, तो उसको शिकायत करने का समय ही नहीं मिलता। तो उसे किसी बात में अपने से शिकायत नहीं होती, वो आगे बढ़ने की प्रवृत्ति के लिए तत्पर हो जाता है। और उसके पश्चात उसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्रिया है, जो कि हम चाहते हैं, उसके अंदर लगातार कार्य करने की प्रवृत्ति होती चली जाती है। कहते हैं ना कि जो बातचीत करने के उसमें कहते हैं कि बच्चे के अंदर बातचीत करने की बहुत क्षमता आती है। कहते हैं जो व्यक्ति पढ़ता है, वो लेखक अच्छा बनता है, परंतु जो व्यक्ति कहानियाँ श्रोता अच्छा होता है, जो होता है वो वक्ता भी अच्छा बन जाता है। तो उसके अंदर वो सारे गुण बनते चले जाते हैं और इन सारी 8 चीज़ों को लेते हुए उसके अंदर लगातार कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। जब उसने उसके अंदर हमने लगातार कार्य करने की प्रवृत्ति बना दी, तो बताइए उसका व्यक्तित्व कैसे नहीं व्यवस्थित हुआ? एक सुंदर व्यक्तित्व का हमारा बच्चा स्वामी बनता चला जाता है और उसको हमने सकारात्मकता की ओर जोड़ लिया और उसके अंदर गुणों को आत्मसात करने की क्षमता हमने उसके अंदर पैदा कर दी। जो मिला मुझसे, उसके बाद तो एक यही सेंटेंस आता है आपके लिए भी और उसके लिए भी, जो मिला मुझसे हो गया मेरा, सबको ऐसा हुनर हुनर आता नहीं। यानी जो भी कोई उसके संपर्क में आता है, वो उसी का हो करके रह जाता है। ऐसे हुनर, ऐसी विशेषताएं हर किसी के अंदर नहीं होती। जो व्यक्ति बच्चा अच्छे प्रकार से कहानी सुनता है, सीखता है, समझता है, तो वो तो सुंदर व्यक्तित्व का स्वामी अपने आप ही हो जाएगा। तो अब तरीका क्या है? अब हमें चाहिए कि हम इसका कैसे तरीका करें कि किस तरह से हम कहानी को बताएँ, बच्चे को कहानी हम किस प्रकार से सुनाएँ। तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो हम सोचें कि किस टॉपिक पर हमें किस तरह की कहानी सुनानी चाहिए और उसको किस प्रकार से हमें कहना है। मतलब हम उसको क्या कहना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात हमें सोचनी पड़ेगी कि हम बच्चे के साथ कैसे कहना चाहते हैं। अगर हम बिल्कुल ही ऐसे निराश, उदास से हाँ, अपना काम कर रहे हैं, अपना फ़ोन कर रहे हैं, हाँ, बच्चे से कह रहे हैं एक राजा था, हाँ, अरे हाँ, वो ऐसा था, हाँ, 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 ये था। तो क्या बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा होगी या आपसे रोचकता होगी या वो आपसे बॉन्डिंग बना पाएगा? नहीं, बिल्कुल।
आपको क्या होना होगा, एकदम अटेंटिव होना चाहिए बच्चे के सामने। और सबसे पहला काम है आई कांटेक्ट बनाना। बच्चे के सामने आप आँखों से आँखें देख कर के आई कांटेक्ट बनाकर रखें, तो क्या है, हमारी संप्रेषण, जिन भावनाओं का संप्रेषण हम करना चाहते हैं, उसके अंदर उन भावनाओं को भेजना चाहते हैं, उसके माध्यम से हम भेज सकते हैं। एक हमारी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम ढीले-ढाले से ऐसे बैठे हैं और सुना रहे हैं, बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की हो कि उसके माध्यम से हम उसको बात को पहुँचा दें। यानी कि एक स्पष्टता हमारी बातों में आए, हम उसके अंदर वो जो बात हम कहना चाह रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम माध्यम से उसके पास तक हमारी बात भली प्रकार से पहुंच जाए। और उसके साथ हमारे एक्शन भी होने चाहिए। एक्शन होने चाहिए, पोज होने चाहिए, पंच होने चाहिए। यानी कि अगर गुस्से वाली बात आ जाए, तो आप गुस्से की तरह से उसको बताएं। अगर आपके सामने मधुरता की बात आ जाए, तो आपके चेहरे पर भाव भी किस तरह के आने चाहिए, एक्शन रिएक्शन वो आने चाहिए, भाव, जैसे कि आप दुख वाली बातें तो करुणा के भाव आ जाएं। और अगर आपके अंदर एक्शन है, पोज है, पंच है, उसकी जिज्ञासाओं का शमन है, तो तभी आप उसके अंदर जिन बातों की स्थापना करना चाहते हैं, जिन बातों का निर्धारण कराना चाहते हैं, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि और उन्हीं के माध्यम से उसके अंदर इसके अंदर एक ठहराव वाली स्थिति आएगी। वो भली प्रकार उन बातों को आत्मसात कर पाएगा। अब होता क्या है कि होता क्या है, नहीं है मतलब, हमने बच्चे के सामने कहानी के माध्यम से इन सारी बातों से, अपने आई कांटेक्ट से, बॉडी लैंग्वेज से, एक्शन से, हमने सारी बातें उनके अंदर, उसके अंदर उद्देश्य की स्पष्टता से भर दी, इस स्पष्टता दिखा दी, भावों की स्पष्टता दिखा दी, और उसको तल्लीनता सिखा दी। आज भी मैं सोचती हूँ, जब मैं बचपन में मैंने प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पढ़ी थी, मैं तभी मेरी आँखों में आँसू आ जाते थे। तो यानी वो मेरे अंदर इस कदर भावों की स्पष्टता थी कि जब वो अमीना दादी के लिए चिमटा खरीदता है, हामिद, और सारे दोस्तों के सामने किस प्रकार से वाकपटु हो जाता है, उनके खिलौनों को चाहते हुए भी अनदेखा करना चाहता है, वो आज तक मेरे हृदय में बैठ जाती हैं। जब भी मैं उसको पढ़ती हूँ या किसी बच्चों को सुनाती हूँ कहानी, तो आज भी मेरा गला रुंध जाता है, मेरी आँखों में पानी आ जाता है। यानी कि उसके भावों की स्पष्टता आज तक मेरे अंदर विद्यमान है। उस कहानी को इसी तरह से हम कहानी के माध्यम से भावों की स्पष्टता सिखा देते हैं, अप्रत्यक्षीकरण सिखा देते हैं, यानी तल्लीनता। बच्चा उसके साथ ऐसे एडजस्ट हो जाता है, उसके अंदर डूब जाता है, सोचता है कि वो जो उसका पात्र है वो मैं हूँ, और उसको उसी ढंग से जीने लगता है उसके अंदर। अब जब ये चीजें हम करते हैं, तो उसके अंदर रोचकता अपने आप आ जाती है, कहानी की रोचकता आ जाती है कहानी में, बोझिली नहीं लगती वो कहानी, और आप बच्चे के जिज्ञासा की पूर्ति भी आप भली भांति कर देते हैं। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि हमें काल्पनिक कहानी भी जब हम सुनाते हैं, तो जैसे चांद है, सूरज है, इस तरह का, पहले लोग कहते थे कि चांद के अंदर बुढ़िया चरखा कात रही है, या चांद के अंदर खरगोश बैठता है, तो उसके साथ साथ उसके अंदर कल्पना की अधिकता होती थी, उसको वो जानने की कोशिश करता था। और वास्तव में आज तो ये स्थिति तक हो गई है, लोग चांद पर जमीन तक खरीदने की सोच रहे हैं या कर भी रहे हैं। तो उन्हीं सब कहानियों का, उसी कल्पना की अधिकता का, कल्पना के समावेश होने का ही ये कारण हुआ। जो कारण बना आज, तो ये सिर्फ कल्पनाएं थी। तो ये चांद की, सूरज की, इनसे, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि अधूरी कहानी छोड़ देने से भी बच्चे की मानसिक शक्ति का विकास होता है। बच्चा मानसिक क्षमता, उसकी बुद्धि की क्षमता बढ़ती है। और जो है, कई बार उसमें कहानियों के में प्रश्नात्मक भी बना देना चाहिए। बताओ इसके बाद क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, तो भी बच्चा अपनी बुद्धि को का प्रयोग करता है। तो हमने उसके बौद्धिक स्तर का भी विकास कर दिया। और
कई बार क्या होता है कि बहुत नानी पूछती थी, "हाँ भाई सुन रहा है कहानी कि नहीं? सुन रही है कहानी?" तो वो कहते हैं, "हाँ, हाँ, हाँ, सुन रहे हैं।" तो हुंकारा तो बढ़ नहीं रहा। तो हुंकारा जो शब्द होता था, उसके माध्यम से उसकी स्वीकृति का बोध आता था कि हाँ, वो एक्सेप्ट कर रहा है उस कहानी। तो इस तरह की जो रचनात्मकता होती है, जो उसकी एक क्रियाएँ चलती रहती हैं कहानी के माध्यम से, और वो आपके अंदर आत्मसात होते हुए एक सजीवता का रूप ले लेती हैं। और इसके साथ-साथ ही आप देखें कि आपके अंदर वात्सल्य बोधक भी कहानी होनी चाहिए। जैसे बच्चा आपकी गोदी में पड़ा हुआ है, तो आप उसको सहलाते हुए उस कहानी को सुना रहे हैं। बराबर में लेटा हुआ है, तो उसके कमर पर कमर पर सहला रहे हैं। तो उससे आपका जो वात्सल्य है, वो बच्चे के पास संप्रेषित होता जा रहा है। जब बच्चा बड़ा हो, तो अचानक ही उसको हँसी-हँसी में वो किस्सा सुना दिया, कहानी सुना दी, तो क्या है, बच्चा आपसे कनेक्ट कर पाता है। बच्चा आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी होती चली जाती है। और एक चीज़ है, अगर मैं कहूँगी, कहते तो हैं बहुत बच्चे सुनना भी चाहते हैं क्योंकि रोमांचक होते हैं, भूत-प्रेत की कहानियाँ सुनाते हैं। परंतु मैं ये सोचती हूँ कि उन कहानियों को नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि उनमें पोटेंसी नहीं होती। बच्चा भयभीत भी होने लगता है, रोमांच तो उसका जागृत होता है, परंतु वो दूसरे रूप में निखर कर आता है। तो हमें उसकी पोटेंसी को, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए उस तरह की कहानी ही सुनानी चाहिए। और कई बार हमें ना परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। ये परिवर्तन है, उस समय का जो परिस्थिति थी और आज की जो परिस्थिति थी, उस समय के अंधविश्वास थे, परंतु आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो हमें उस परिवर्तन को स्वीकार करके ही उस कहानी को सुनानी चाहिए कि उनके बच्चा पढ़ाने के बंधन से मुक्त हो जाए। आप कभी-कभी देखिए, इस तरह से भी कहानी सुनाई जा सकती है। आप बच्चे को बगीचे के में टहला रहे हैं, अंकुरित हुआ पौधा है, बच्चे से कहा, "देख बेटा, मेरे को तो छोटे-छोटे पौधे इस तरह से अंकुरित हो रहे हैं, इधर भी पत्ता है, इधर भी पत्ता है।" वो छोटे-छोटे से पौधे दिखाई दे रहे हैं। बेटा देख, ये तो पता है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई सेना ना तलवार लेकर के आगे बढ़ रही है, या फिर देख, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे छाता लेकर के बच्चा स्कूल को जा रहा है। हैं, तुझे क्या लग रहा है? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। उससे क्या है, बच्चे के अंदर एक कल्पना की शक्ति का विकास होता है। उसके माध्यम से वो नई-नई बातें सीखता है। तो हमें इस तरह के परिवर्तन करते चले जाने चाहिए। जब हम पढ़ते थे, तो साइकोलॉजी में हमारे पास एक टेस्ट आता था जिसको कहते थे रॉशा इंक ब्लॉट टेस्ट। उसमें क्या होता था, उस समय तो आपके फाउंटेन पेन का ज़माना था, इंक भरी जाती थी, तो एक कागज़ के अंदर इंक डाल दी जाती थी और उसको इतनी कई सारे फ़ोल्ड करते थे। थोड़ी देर बाद उसको खोलते थे, तो जो इंक थी वो चारों तरफ फैली हुई होती थी। उसमें बच्चे को दिखाया जाता था कि बताइए क्या है? कोई बच्चा उसमें बादल का रूप देखता था, कोई बच्चा उसमें पेड़ का रूप देखता था, कोई अपने घर के फर्श की डिज़ाइन देखता था, कोई उसमें साड़ी की डिज़ाइन देखता था, कोई किसी चीज़ में की डिज़ाइन देखता था, कोई। तो उससे क्या था, बच्चे के का एटीट्यूड टेस्ट हो जाता था, अभिवृत्ति का रूप हमें पता चल जाता था। तो उसके माध्यम से हम उसके को के साथ व्यवहार कर पाते थे। तो जब हम बच्चे की अभिवृत्ति को जान करके, बच्चे के एटीट्यूड को जानकर उसके अनुसार उसको कहानियाँ सुनाते हैं, उसको बताते हैं, तो बच्चे का विकास बहुत ही सहज होकर के चलता चला जाता है। और क्योंकि बच्चा किस पर विश्वास के, क्योंकि सबसे सशक्त माध्यम अभिव्यक्ति का कहानी है। उसके माध्यम से हम बच्चे को बहुत कुछ सुना पाते हैं। एक बच्चे के स्तर को हमें चयन करते चले जाना चाहिए। जैसे बहुत छोटा बच्चा शिशु है, उसको हमने छोटी-सी बात बताई, हैं? वो उसने सीखी। थोड़ा-सा बालक बना तो उससे और बड़ी कहानी सुनानी शुरू कर दिया, और जब वो किशोर बनने लगा तो उससे और बड़ी कहानी, और उसके स्तरानुकूल हम कहानी सुनाने लगे। उसके पश्चात जैसे-जैसे बच्चा और बड़ा हुआ, किस्से कहानी का हमारा स्तर दूसरा होता चला जाता है। तो हमें उसके स्तर को भी विकसित करते रहना चाहिए। तो अब एक है कि शिक्षा और संस्कार ज़िंदगी के मूल मंत्र हैं। शिक्षा देना, क्योंकि हमें बच्चे को शिक्षित भी करना है और उसको शिक्षा के माध्यम से संस्कार भी देने हैं। क्योंकि शिक्षा कभी बच्चे को झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। इन बातों को ध्यान में रख कर के हमें कहानियाँ बनानी चाहिए। हम शिक्षा जो है कहानी के माध्यम से बड़े अनायास ही देते चले जाते हैं। अगर हमें बच्चे के अंदर नैतिक स्तर को बढ़ावा देना है, तो क्या करना होगा? हमें
रामायण की, महाभारत की, गुरु नानक की, जीसस क्रिस्ट की, इस तरह के महापुरुषों की और भी अन्य महापुरुषों की कहानियाँ सुनानी होगी, क्योंकि हम बच्चे को वैसा ही बनाना चाहते हैं। यदि हम बच्चे के अंदर देश प्रेम डालना चाहते हैं या साथ-साथ हम ऐतिहासिकता का भी बोध करना चाह रहे हैं, तो हम सिकंदर और पोरस की कहानी सुना सकते हैं। और आपके महाराणा प्रताप की कहानी सुना सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह की कहानी सुना सकते हैं, और भी अनेक प्रकार के अनेक महापुरुषों की और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हम सुनाते जाते हैं। बच्चे के अंदर अनायास ही देश प्रेम विकसित हो जाएगा और इतिहास का ज्ञान भी उसके माध्यम से होता जाएगा। जितने भी इतिहास के टीचर होते हैं, बहुत अच्छे जो टीचर होते हैं, वो किताब को तो हाथ लगाते नहीं, कहानियों के माध्यम से ही पूरा का पूरा इतिहास समझाते चले जाते हैं और बच्चे के दिमाग में, मस्तिष्क में बढ़ता चला जाता है। और अगर हम भौगोलिक ता का ज्ञान कराना चाहते हैं, तो जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा चाँद का हट, चाँद हट कर रहा है कि मुझे तो ऐसे कपड़े सिला दो, तो उससे उसकी संरचना बता दी कि कभी पूर्णमासी को तो वो पूरा चाँद है, फिर अमावस्या के दिन वो खत्म होता जाता है और इस बीच के क्षण में किस तरह से वो छोटा-छोटा होता चला जाता है। उस कहानी को आपने समझा दिया। सूरज और हवा के विषय में बता सकते हैं। जैसे सूरज तो तेज गर्मी बरसाता है, हवा तेजी से करते हैं, फिर भी सूरज और हवा की लड़ाई हो रही है कि कौन ताकतवर है। परंतु उसके माध्यम से बच्चे ने हवा की विशेषता भी समझ ली, सूरज की विशेषता भी समझ ली। हैं। और क्या कहते हैं, जैसे पुष्पों का संवाद सुना दिया, सब्जियों का संवाद के माध्यम से कहानी सुना दी, या फिर फलों के संवाद के माध्यम से कहानी सुना दी। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, बच्चे को बच्चे को भौगोलिक ज्ञान अनायास ही देते चले जाते हैं। अगर हम राजनीतिक स्तर पर ज्ञान देना चाहते हैं, तो पंचतंत्र की विष्णु शर्मा द्वारा लिखा हुआ जो पंचतंत्र है, उसको हम सिखा सकते हैं और की कहानियाँ सुना सकते हैं। आपके कौटिल्य की कहानी सुना सकते हैं, विक्रम बेताल की कहानी सुना सकते हैं। तो उसका राजनीतिक जो ज्ञान है, राजनीति का ज्ञान है, वो सुदृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि उसका बौद्धिक स्तर मजबूत हो, वो सूझबूझ से काम करे, तो क्या करें, हम तेनालीराम के किस्से सुना सकते हैं, अकबर बीरबल की कहानियाँ सुना सकते हैं। जब उनके माध्यम से और भी कई सारे वो किस्से हैं कि उनके माध्यम से बच्चा जो है सीखता चला जाता है। अगर हमें परिश्रम और सूझबूझ की भावना उसके अंदर उसका बीजारोपण करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्यासा कौवा की जो बहुत पुरानी कहानी है उसको समझा सकते हैं। जैसे को तैसा की भावना हम चाहते हैं, टिट फॉर टैट की भावना हम उसमें चाहते हैं, तो हम सारस और लोमड़ी का कहानी सुना सकते हैं कि किस तरह से उसने सारस को प्लेट में, थाली में खीर दी, तो क्या कहते हैं, और सारस ने लोमड़ी को एक सुराही के अंदर खीर दे परोस दी। तो क्या है, ये छोटी-छोटी सी घटनाएँ आप बच्चे को कहानी के माध्यम से उसके अंदर उन गुणों का आत्मसात करने की प्रेरणा देती हैं या उसके अंदर परिपक्व स्थिति में ला देती हैं। अगर देखा जाए संगठन है या एकता की कहानी, एकता की भावना को बल दे रहे हैं, तो उस किसान की कहानी सुना सकते हैं, जो लड़ते हुए बच्चों को एक लकड़ी लाने के लिए कहते हैं कि एक लकड़ी लाओ तो एक झटके से टूट जाएगी, परंतु 4 लकड़ी को लेकर के तोड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं टूट पाएगी। तो अगर हम एकता में बल हमें चाहिए, तो हमें इकट्ठे रहना चाहिए। इस तरह की भावनाएँ हैं। और जब हम अपने जीवन की घटना सुनाते हैं, तो मुझे याद आता है श्री राम शर्मा जी की स्मृति कहानी, जिसमें कि उस कुएँ में घिसकर 10 साल का और 11 साल के बच्चे, 10 और 12 साल के बच्चे नीचे साँप से उठा करके अपने खत लेकर आते हैं और उसको सुनाते हैं। तो उससे क्या है, उन घटनाओं से बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके अंदर साहस की भावना बढ़ती है, उसके अंदर कार्य करने की प्रेरणा बढ़ती है और निर्भयता की भावना का संचार हो जाता है। तो आत्मकथा से रोचकता तो आती है। अगर हम वैज्ञानिक बातें करना चाहते हैं, तो हम बहुत सारी बातें समझा सकते हैं। जैसे राइट ब्रदर्स का ही मैंने चित्रण किया, राइट ब्रदर्स की कहानी सुनाई। ग्राहम बेल की बताएँ
कि हेलो की क्यों क्यों कहा गया, हेलो की है, विज्ञान से संबंधित हम बात कर सकते हैं। और अगर हम कहें तो जैसे सैक्रीन जो आपका आर्टिफिशियल फिशियल स्वीटनर है, उसको सैक्रीन का आविष्कार कैसे हुआ कि एक वैज्ञानिक था, लैब में काम कर रहा था, आकर के वो अपने घर में जब खाना खाने बैठा तो उसे हर जगह वो मिठास मिठास लगने लगा। तो जब उसने खाने पत्नी से पूछा कि क्या बात है, इतना मीठा क्यों डाला है? तो उसने कहा मैंने तो मीठा नहीं डाला। फिर उसने अपने हाथ पैरों को चाटना शुरू किया, चाट कर देखा तो उसे सब जगह मिठास ही मिठास दिखाई। वो फौरन लैब में दौड़ कर गया और जाकर के देखा तो उसने सैक्रीन का आविष्कार कर लिया था। तो अचानक जब हम उसको विज्ञान से संबंधित बातें बताते हैं, एक प्रैक्टिकल रूप में बताते हैं, तो अनायास बच्चे की विज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा हो जाती है। उसी तरह से एक सिलाई मशीन के की सिलाई मशीन का जिन्होंने निर्माण किया था, जोसेफ मैडर स्पर्गर ने 1768 में किया था। उन्होंने सिलाई मशीन तो बना ली, पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं सिलाई मशीन में सुई कैसे लगाऊं, उसके में कैसे धागा डाला जाए, बाकी सारा। एक बार वो सो रहे थे, जब वो सो रहे थे तो सोते सोते उनको सपना दिखाई दिया कि कुछ लोग मुझे भाला लेकर के मारने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। बस उन्होंने क्या देखा कि भाले की जो ऊपर की चपटी आकृति देखी छोटी सी, बस उनको एकदम समझ में आ गया और उन्होंने सुई मशीन की सुई का निर्माण कर डाला। तो अगर हम इस तरह से बच्चों को इन कहानियों को समझाते हैं तो उनके अंदर विज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा होती है, स्वयं में भी नए आविष्कार की इच्छा हो जाती है। ऐसी एक्सरे मशीन है, एक जो एक्सरे मशीन के निर्माता थे, जो इन्वेंटर थे, जो उनका नाम था विल्हेम रॉन्टगन। उन्होंने 1895 में एक्सरे का इन्वेंशन किया। जब उन्होंने इन्वेंशन किया तो क्या हुआ कि वो जब अपने लैब में काम कर रहे थे तो उन्होंने हाथ रखा तो देखा कि सारे के सारा अंदर तक की हड्डियों का भी फोटो आ रहा था। उन्होंने कहा ये कैसे हुआ? जब ऐसा हुआ तो उन्होंने एकदम ध्यान दिया कि ये किस किस एक्शन रिएक्शन का फल है। जब वो एक्शन रिएक्शन का फल उन्हें समझ में आ गया तो एक्सरे का निर्माण हो गया। तो इन छोटी छोटी सी घटनाओं से, कहानियों से, आपके उदाहरणों से, उससे हम एक बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकते हैं। तो इसलिए हर माता पिता को चाहिए कि वो कहानीबाज बने, किस्सेबाज बने और बच्चों से कनेक्ट हो पाए। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। काफी समय हो गया, इतना मैंने नहीं सोचा था कि इतना लंबा हो जाएगा, परंतु कल हम इसी का, आपके पेरेंट्स का ही छठा छठा भाग हम शुरू करेंगे। किस बात को लेते हुए आप सोचिए? टॉलरेंस, यानी सहनशीलता। माता पिता को, अभिभावक को किस प्रकार सहनशील होना चाहिए, किस प्रकार से अपने पेरेंटिंग में अगर आप सहनशीलता को, टॉलरेंस को लाएं तो किस प्रकार से आप अपने बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित और सुव्यवस्थित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वक्तव्य का समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपके सामने इसी समय उपस्थित होंगे टॉलरेंस टॉपिक को लेते हुए।